हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। इसका एक पार्ट इससे पहले हो चुका है जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं, या तो प्लेलिस्ट में आप जाके उसको देख सकते हैं। उसको आप पहले देख लीजिए, इसलिए कि बहुत सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे उस पर डिपेंडेंट है, तो हम उसको दोबारा यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, तब इसको देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी सारी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या है टॉपिक हमारा? तो पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट्स फॉर क्रोनिक डिसीज और डिसऑर्डर। ठीक, क्या मतलब है इसका? तो कह रहे हैं कि आपने काउंसलिंग के बारे में पढ़ा डिटेल से कि काउंसलिंग में 4 स्टेप्स होते हैं, उसमें क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें आपने पढ़ ली। उसमें जो आपने काउंसलिंग के वाले जो आपने उसमें काउंसलिंग में पढ़े चारों स्टेप, तो वो क्या थे? कुछ आपको उसूल बताए, उसमें कुछ आपको रूल और रेगुलेशन बताए कि आपको काउंसलिंग कैसे करनी है। लेकिन कुछ खास बीमारियाँ हैं जिसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको ऐड करने पड़ते हैं। समझ में आ रही बात? कुछ खास बीमारियां हैं जिसके पेशेंट को आपको बहुत सारी बातें बतानी पड़ती हैं एक्स्ट्रा, जो उधर नहीं बताई गई हैं। जो पेशेंट काउंसलिंग के बारे में आपने जब पढ़ा तो उसमें ये सारी बातें नहीं बताई गई हैं, इसलिए कि ये जो बातें हैं ये हर बीमारी के साथ कुछ अलग पॉइंट्स हैं। तो उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे उसने पूछा है आपके सिलेबस में, उन्हीं को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहली जो बीमारी है वो क्या है? हाइपरटेंशन। तो इसके काउंसलिंग पॉइंट आपको पढ़ने हैं। तो हाइपरटेंशन में अब ये बीमारियां जो आ रही हैं इसको हम यहाँ डिटेल से नहीं पढ़ाने वाले हैं, उनको मैं पढ़ा चुका हूँ बहुत डिटेल से फार्मेकोथेरापेटिक के अंदर। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। ऐसे ही फार्माकोलॉजी के अंदर भी ये बीमारियों को किसी हद तक हमने कवर कर लिया है। तो इसमें जो पॉइंट्स हैं वो क्या ध्यान रखना है? तो देखिए, फार्मासिस्ट शुड काउंसिल अबाउट नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑल्सो। तो आप उसको दवा के साथ में कुछ नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट भी बताएंगे। ठीक, अब जैसे कि क्या है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट? तो ही शुड एडवाइस ऑन वेट लॉस। उसको आप कहेंगे कि अपना वेट थोड़ा सा आप कम करिए। ऐसे रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करने के लिए आप उसको सलाह देंगे, एडवाइस देंगे। ऐसे ही डिक्रीज साल्ट इंटेक, आप उसको कहेंगे कि आप थोड़ा नमक कम खाइए, यानी सोडियम का इंटेक थोड़ा सा कम कर दीजिए। और इंक्रीज डाइटरी फाइबर्स, और जो डाइटरी फाइबर्स हैं यानी फाइबर्स को अपने डाइट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, यानी वो फाइबर्स जो हमको खानों से मिलते हैं, फ्रूट से मिलते हैं। ठीक, ऐसे ही अवॉइडिंग स्मोकिंग, आप उसको कहेंगे कि आप स्मोकिंग को अवॉइड करिए, अल्कोहल को अवॉइड करिए। और आप क्या उसको सलाह देंगे, क्या काउंसलिंग करेंगे उसकी? तो फार्मासिस्ट शुड एडवाइज द पेशेंट फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर वीकली और ट्वाइस इन अ वीक। और जो पेशेंट है तो आप उसको बताएंगे कि आप उसको कहेंगे कि आप मतलब अपने हफ्ते में एक बार, या हफ्ते में अगर ज़रूरत पड़ रही है तो 2 बार अपने ब्लड प्रेशर को क्या है चेकअप करवा लीजिए, नापवा लीजिए, या खुद आपके पास मशीन है तो उसको नाप लीजिए। लेकिन इतना कोई करता नहीं है, लेकिन जो बहुत सारे लोग हैं जो वीकली क्या है अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहते हैं या करवाते रहते हैं। ऐसे ही क्या है, द फार्मासिस्ट शुड एडवाइज द पेशेंट टू फॉलो द डायरेक्शंस ऑफ द डॉक्टर्स। ऐसे ही फार्मासिस्ट ये भी उसको क्या है सलाह देगा, मशवरा देगा कि आपके डॉक्टर्स ने जो भी बातें आपको बताई हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन डायरेक्शंस दी हैं, उनको आप फॉलो करिए अच्छी तरीके से। और क्या कहेगा उनसे? द फार्मासिस्ट शुड काउंसिल दैट स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग ऑफ ड्रग्स ऑन सेल्फ डिज़ायर इज़ नॉट गुड। और ये भी उनको कहेगा कि अपनी मर्जी से दवा जब चाहे शुरू कर दें और अपनी मर्जी से जब चाहे दवा चलाने लग जाएं, जब चाहे दवा खाने लग जाएं, तो ये अच्छा नहीं है। यानी डॉक्टर के मशवरे के हिसाब से आपको दवा शुरू करनी है और उसी के मशवरे के हिसाब से, उसी के डायरेक्शन के हिसाब से आपको दवा अपनी बंद करनी है। अब दूसरी एक बीमारी है डायबिटीज़, जिसके बारे में आप डिटेल से पढ़ चुके हैं, यानी जिसको हम लोग शुगर बोलते हैं, यानी हाई ब्लड लेवल ऑफ शुगर। तो इसके बारे में क्या पॉइंट्स ध्यान में रखना है? तो द फार्मासिस्ट शुड गिव एन ओवरव्यूज ऑफ डायबिटीज़। तो फार्मासिस्ट को क्या है, जो डायबिटीज़ का एक ओवरव्यूज है, यानी डायबिटीज़ के बारे में आप मोटा मोटा उसको बताएंगे कि डायबिटीज़ क्या होता है, दिक्कत क्यों होती है, नहीं होती है। डायबिटीज़ के बारे में आप एक मोटा मोटा सा खाका उसको बताएंगे। अगर आपको नहीं मालूम है तो फार्मेकोथेरापेटिक में जाके इसको पढ़ लीजिए कि डायबिटीज़ क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, और कैसे इसको फार्माकोलॉजिकली और नॉन फार्माकोलॉजिकली कैसे इसको मैनेज करें, ये सब कुछ पढ़ाया जा चुका है। ठीक, और क्या करेगा फार्मासिस्ट? द फार्मासिस्ट शुड एडवाइस फॉर वेट लॉस एंड डेली एक्सरसाइज। यहाँ पे एंड बढ़ा लीजिए। तो आप क्या करेंगे? तो उसको मशवरा देंगे, उसको सलाह देंगे कि अपना वेट थोड़ा सा लॉस करिए, कम करिए, और डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करिए।
और क्या कहेगा उससे फार्मासिस्ट, तो फार्मासिस्ट एडवाइज टू अवॉइड स्वीट एंड फूड्स हैविंग बिग अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। के फार्मासिस्ट उससे कहेगा कि एक तो आपको मिठाई से भी थोड़ा परहेज करना है और ऐसे खानों से भी परहेज करना है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। द पेशेंट शुड बी एडवाइज्ड फॉर चेकअप ऑफ ब्लड शुगर लेवल, और ये आप उससे कहेंगे कि अपना जाके आप ब्लड अपना शुगर चेक करवाते रहिए टाइम टाइम से, ठीक है। और क्या कहेंगे, द फार्मासिस्ट विल टेल द पेशेंट अबाउट हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन, और दूसरी बात यह कि जो फार्मासिस्ट है वो हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन के बारे में भी उसको अवेयर करेगा, यानी कि इतना ज़्यादा परहेज करने लगा कि उसका ब्लड शुगर लेवल लो हो गया। एक तो हाई था, उसको डायबिटीज़ था, लेकिन अगर ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया या हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन। तो उसके बारे में भी पेशेंट को बताना है कि अगर आप रेगुलरली खूब दवाएं खा रहे हो, बहुत ज़्यादा परहेज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परहेज कर रहे हो, दवाएं खाए जा रहे हैं बिना डॉक्टर के कहे, तो आपको हाइपोग्लाइसेमिया भी हो सकता है। इसलिए जितनी दवा डॉक्टर कहें उतना ही खाना है, और जब तक कहें तब तक ही खाना है, और रेगुलर बेसिस पे अपना चेकअप भी कराते रहना है, वरना आपको हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। और क्या करेगा, तो जो फार्मासिस्ट है वो पेशेंट को इंसुलिन के स्टोरेज कंडीशन के बारे में बताएगा कि इसको कैसे स्टोर करेंगे, कहाँ पे रखेंगे, फ्रिज में रखेंगे, नहीं रखेंगे, ये सारी बातें क्या करेगा वो बताएगा। इसलिए कि पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, यानी दवाओं से उनका काम नहीं चलता, उनको तो इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है टाइम टाइम से। तो ऐसे पेशेंट जो इंसुलिन डिपेंडेंट है तो वो क्या है, अपना अगर इंसुलिन लेके आते हैं घर पे तो उनको स्टोरेज कंडीशन के बारे में बताएगा। नहीं तो पता चला इतनी महंगी आती है, उसको खरीद के लेके आएगा और ऐसे ही रख दिया, कहीं ख़राब हो गया तो आके सुनाएगा 10 गालियाँ फार्मासिस्ट को, तुमने बताया नहीं, तो उसके बारे में बताना है। ऐसे ही शुड एडवाइज द इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट टू हैव चॉकलेट्स और अदर स्वीट्स विद हिम और हर ऑन द ट्रिप एंड नॉट टू स्किप मील्स। और क्या करेगा, तो जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है, यानी जो इंसुलिन का इंजेक्शन लेता है, उस पेशेंट को कहेगा कि अगर कहीं आप ट्रिप पे जा रहे हो तो अपने साथ में, यानी कहीं सफ़र पे जा रहे हो, यात्रा पे जा रहे हो, तो अपने साथ में कुछ चॉकलेट, टॉफ़ियाँ वगैरह, स्वीट्स, मिठाइयाँ वगैरह अपने साथ रखिए। और क्या है, खाना वगैरह भी आप खाते रहिए, खाने को छोड़िएगा नहीं, वरना पता चल रहा है इंसुलिन का इंजेक्शन ले रहा है और क्या ग्लूकोज की कमी हो रही है तो हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा उसको। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर वो इंसुलिन डिपेंडेंट है, उसने इंसुलिन ले रखा है और क्या है, फिर वो सफ़र पे जा रहा है, तो उमूमन जब आदमी सफ़र पे निकलता है, यात्रा पे जाता है, तो खाना वगैरह कम खाता है, तो इसलिए कह रहे हैं कि अपने साथ मिठाई वगैरह रखना, कि अगर उसको ऐसा लगे कि मतलब हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है तो क्या करेगा, फ़ौरन मिठाई वगैरह खा लेगा, तो उसका ब्लड शुगर लेवल मैनेज हो जाएगा। अब अस्थमा में आपको काउंसलिंग पॉइंट क्या ध्यान रखना है, तो अस्थमा में क्या 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 बताएगा वो, तो ही विल एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड द एलर्जेंस, स्मोकिंग, टोबैको एक्सेट्रा। तो पेशेंट को कहेगा, एडवाइस देगा कि आप एलर्जेंस से क्या है, अवॉइड करिए। एलर्जेंस वो चीज़ें होती हैं जो एलर्जी क्रिएट करवाती हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए पोलन हो गया, डस्ट हो गया, ऐसे बहुत सारे क्या है बैक्टीरिया वगैरह जो भी हैं, तो जिनकी वजह से भी इसको एलर्जी हो रही है, उनसे बचने के लिए इसको एडवाइस देगा। ऐसे ही क्या है, स्मोकिंग से भी कहेगा उसको बचने के लिए, क्योंकि जैसे ये एक बड़ा कारण होता है, एक बड़ा रीज़न होता है अस्थमा के लिए, ऐसे स्मोकिंग भी एक बड़ा रीज़न होता है। इसी तरीके से टोबैको भी, तो इन सब टोबैको यानी तंबाकू से भी इसको बचना है। ऐसे क्या है, ही शुड काउंसिल द पेशेंट, ये दी है THE, काउंसिल द पेशेंट टू टेक प्रोफाइलेक्टिक ड्रग्स बिफोर एक्सरसाइज। कह रहे अगर ये अस्थमा वाला पेशेंट एक्सरसाइज करने जा रहा है तो उससे पहले प्रोफाइलेक्टिक ड्रग लेगा। प्रोफाइलेक्टिक ड्रग या प्रोफाइलेक्सिस, इसका मतलब होता है कि जो आपको क्या है, आपकी हिफाजत करे, आपको बचाए, आपको क्या करे, सेव करे। जो अस्थमा वाला पेशेंट है तो वो एक्सरसाइज करेगा तो उसका सांस फूलने लगेगा, इसलिए कि आप भी अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी सांस फूलेगी। समझ में आ रही बात, तो उसको तो पहले से बीमारी है सांस फूलने की, तो अगर वो एक्सरसाइज करने लगेगा तो उसको अटैक आने लग जाएंगे अस्थमा के। तो इसलिए कह रहे हैं कि आप पहले अस्थमा वाली दवाएं खा लीजिए, उसके बाद तब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका जो लंग्स है, जो हार्ट है, वो मजबूत तो होंगे, लेकिन आपको उस वक्त दिक्कत नहीं होगी। तो प्रोफाइलेक्सिस का मतलब अपनी हिफाजत के लिए, अपने आप को बचाने के लिए दवा लेना, उसको बोलते हैं प्रोफाइलेक्सिस। हालांकि उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन पहले से ले रहा है, ठीक है। हालांकि उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो क्या है, पहले ले रहा है ताकि अगर वो कंडीशन आए तो उस कंडीशन में मुझे ये दवाएं क्या है, बचाएंगी। और क्या है, ही विल ट्रेन द पेशेंट ऑन द यूज़ ऑफ मेटर्ड डोज इनहेलर एंड ड्राई पाउडर इनहेलर।
मेथड डोज इनहेलर, इसको MDI भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MDI। ऐसे ही ड्राई पाउडर इनहेलर, इसको DPI बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? एक तरीके के इनहेलर हैं। क्या है? इनहेलर हैं। आप इसके इमेज यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक ये छोटी सी समझ लीजिए मशीन होती है, छोटी सी क्या है, प्लास्टिक की बनी हुई मशीन टाइप की होती है। हालांकि कुछ होता नहीं है, उसके अंदर क्या है, दवा रखेंगे, ऊपर से दबाते ऐसे मुंह में डालेंगे। मान लीजिए ये इनहेलर है, तो ये ऐसा थोड़ा सा आगे से यहाँ पे निकला रहता है मुंह टाइप, इसको इसमें रखेंगे और यहाँ पे इसमें दवा रखी हुई है। यहाँ से इसका बोलते हैं माउथ पीस। क्या बोलते हैं? माउथ पीस। तो इस माउथ पीस को आप अपने मुँह के अंदर रखेंगे, या जो भी पेशेंट है वो अपने मुंह के अंदर रखेगा, और यहाँ से होता है दबाने वाला, उसको दबाते हैं तो उसके अंदर जो दवा है, चाहे वो गैसियस फॉर्म में हो या लिक्विड में हो, गैस बन के क्या है, आपके क्या है, मुंह के अंदर आ जाता है। फिर आप उसको अंदर खींचते हैं। इसमें एक बात ध्यान रखना है कि आप पेशेंट को ये बताएंगे, पूरा ट्रिक्स, पूरा तरीका समझाएंगे कैसे इसको यूज़ करना है। तो उसको बताएंगे सबसे पहले जब आप इसको यूज़ करने जा रहे हैं तो सांस क्या करना है, बाहर निकालेगा, मुँह में लगाएगा, फिर उसको दबाएगा और सांस अंदर को खींचेगा। तो एक तो ये मशीन आती है जिसको हम लोग बोलते हैं मेथड डोज इनहेलर, जिसका आप यहाँ पे इमेज यहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरी एक होती है ड्राई पाउडर इनहेलर। तो उसके अंदर क्या है, ड्राई पाउडर हम लोग डालते हैं। छोटी सी समझिए मशीन है, एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर हम लोग खोलते हैं, उसके अंदर कैप्सूल के अंदर पाउडर होता है, उस कैप्सूल को उसके अंदर डालेंगे। ठीक, और उसके बाद दोनों साइड में छोटे छोटे से बटन रहते हैं, उसको जब ऐसे दबाते हैं हम लोग, समझ में आ रही है, उसको जब दबाएंगे तो वो जो अंदर कैप्सूल आपने रखा है वो क्या दोनों साइड से खुल जाता है या कट जाता है, और पाउडर क्या खुल जाता है वहाँ पे। फिर उसके बाद जब इसको आप दबाते हैं खूब ज़ोर से तो वो पाउडर आपके मुंह के अंदर आता है, और उसको फिर आप क्या अंदर खींचते हैं। तो उसमें भी क्या पहले सांस बाहर लेना है, यानी मुँह में रखा, दबाया, और दबाने के बाद फिर उसको अंदर खींचेंगे। ठीक है, तो वो क्या है, आपके लंग्स तक वो दवा का पूरा असर पहुँच जाता है। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये वाली जो दवा है MDI, ये उन पेशेंट को दिया जाता है ख़ास तौर से जिनका लंग्स क्या है काफ़ी कमज़ोर हो चुका है और वो क्या है सांस खींच नहीं सकते हैं ज़्यादा। और ये वाला उन लोगों को दिया जाता है जिनका लंग्स अभी मजबूत है और वो क्या है खूब मजबूती से, खूब ताकत से क्या सांस अंदर खींच सकते हैं। ठीक, और उसके बाद फिर जब इन दवाएं ले लेते हैं उसके बाद कहा जाता है कि मुंह को आपको साफ से धुल लेना है। ठीक, ये DPI और MDI ये आपके आगे भी आने वाला है। यहाँ पे अस्थमा है, ऐसे ही COPD जो है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, तो उसमें भी ये दवाएं क्या होती हैं, यूज़ होती हैं। तो यही तरीका वहाँ पे भी अप्लाई किया जाएगा। तो क्या करेगा, तो ही शुड एडवाइस अबाउट सस्टेन्ड रिलीज ड्रग, नॉट क्रश और च्यू। तो वो दवाएं जो सस्टेन्ड रिलीज होती हैं, सस्टेन्ड रिलीज वो दवाएं होती हैं कि जो मतलब हमारी स्टोमक में जाके एक ही बार सारी दवा रिलीज़ नहीं होती। हमारी GIT में जाने के बाद एक ही बार में सारी दवा रिलीज़ नहीं होती है। मान लीजिए 100 mg है तो 25 mg एक बार रिलीज़ हो जाएगी। फिर कुछ देर के बाद, आधा घंटा 1 घंटा बाद, जिस हिसाब से उसको बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है, उसके हिसाब से फिर वो क्या 25 mg या 30 mg जिस हिसाब से उसको बनाया गया उसके हिसाब से वो रिलीज़ होगी। फिर कुछ देर के बाद रिलीज़ होती है, उसको हम लोग बोलते हैं सस्टेन्ड रिलीज़। ये नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एक तरीका होता है। ठीक, तो ऐसी दवाएं जो है तो उनको कह रहे हैं कि क्रश नहीं करना है, यानी मुंह में चबा ले रहा है, मुंह में उसको, ऐसी दवाओं को क्या करना, तोड़ना नहीं है, क्रश नहीं करना है, चबाना नहीं है, नहीं तो वो सारी दवा एक ही बार रिलीज़ हो जाएगी। तो उसको क्या करना, वैसे ही क्या है, निगल लेना है। ठीक, तो उसके बारे में उसको बताएगा कि अगर वो दवा क्या है सस्टेन्ड रिलीज़ है। ऐसे ही विल एडवाइज दैट मेडिसिन मस्ट बी टेकन ऑन रेगुलर बेसिस। और जो इनकी दवाएं हैं उनको ये बताएंगे कि आपकी दवाएं जो बताई गई हैं उसको रेगुलर बेसिस पे आपको यूज़ करना है। यानी कि थोड़ा सा फ़ायदा दिखा तो फिर दवा छोड़ दी, फिर क्या खांसने लगे, सांस फूलने लगा। तो ये कह रहे हैं कि जो ऐसे जो, तो ये कह रहे हैं कि आपको दवाएं क्या है रेगुलर बेसिस पे लेना है। ऐसे ही विल एडवाइज द पेशेंट फॉर गार्गलिंग ऑफ माउथ आफ्टर यूजिंग इनहेलर ड्रग्स। पेशेंट को ये भी एडवाइस देंगे कि जो इनहेलर दवाएं आप यूज़ कर रहे हैं, इनहेलर के थ्रू आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ड्राई पाउडर इनहेलर हो गया, मेथड डोज इनहेलर हो गया, तो आप जो इनहेलर के थ्रू जो दवाएं यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है, अपने माउथ को गार्गल करना, कुल्ली करना, मुँह को अपने क्या है साफ कर लेना, धुल लेना, कुल्ली करना। ठीक, अब एक बीमारी क्या है, ट्यूबरक्लोसिस, जिसको आप जानते हैं TB के नाम से। तो द फार्मासिस्ट शुड गिव एन ओवरव्यू ऑफ डायबिटीज़। यहाँ डायबिटीज़ की जगह पे आप क्या कर लीजिए, ट्यूबरक्लोसिस, TB। ठीक है, तो जो फार्मासिस्ट है वो TB के बारे में पेशेंट को बताएगा कि TB क्या होता नहीं होता। एंड सम एडवाइस दैट फार्मासिस्ट शुड गिव टू द पेशेंट ऑफ TB आर। और जो क्या है फार्मासिस्ट पेशेंट को क्या एडवाइस देगा, कुछ काउंसलिंग पॉइंट देगा, तो वो क्या है, तो ये है। आप उस क्या कहेगा फार्मासिस्ट उससे, तो कहेगा टू स्टे एट होम,
जो टीबी का पेशेंट है उससे कहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहिए, अपने बाहर ना निकलिए, नहीं तो दूसरों को भी आप इन्फेक्टेड कर देंगे। और क्या, शुड स्टे फार अवे फ्रॉम अदर एज मच एज पॉसिबल। और क्या उसको सलाह देगा तो ये कहेगा कि आप दूसरों से जितना ज़्यादा अपने आप को दूर रख सकते हैं रखिए, जब तक कि आप इन्फेक्टेड हैं, जब तक कि आप बीमार हैं। जब सही हो जाइएगा उसके बाद दूसरों के पास जाइएगा, आइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही शुड वियर मास्क वाइल गोइंग आउटसाइड। और उसको ये कहेगा कि आप जब बाहर जा रहे हो तो आप मास्क ज़रूर पहन के जाइएगा। ऐसे ही क्या है, सेपरेट बेड शुड बी एडवाइज्ड। और उसको ये भी कहा जाएगा कि आप अपना बिस्तर अलग करके रखिए, तो अपने दूसरे लोगों को, चाहे आपकी बीवी हो, कोई भी हो, बच्चों को क्या है, अभी जब तक आप बीमार हैं तो उनको अपने से थोड़ा दूर रखिए। टू कवर माउथ एंड नोज वाइल कफिंग और स्नीजिंग। और उसको क्या ये राय देगा, क्या एडवाइस देगा, तो कहेगा कि अपने मुंह को और अपने नाक को क्या ढक लीजिए जब आप खांसें या जब आपको छींक आए। ऐसे ही क्या, डॉट थेरेपी इज हाईली एडवाइज्ड। डॉट थेरेपी क्या है, तो ये होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी। डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी होता क्या है, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब अलग से कोई टेक्निक ला के यूज़ की जाती है, कोई अलग से मतलब थेरेपी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि यही जो दवाएं हैं, जैसे कि आइसोनियाजिड हो गया, पैराजीनामाइड हो गया, रिफाम्पिसिन हो गया, तो ऐसे एथेम्ब्यूटोल, तो इस टाइप की जो दवाएं हैं ना, ये 4-5 मतलब अलग अलग टाइप की, जो ये 4-5 क्या हैं, ये सब क्या हैं, एंटीबायोटिक हैं। ये चारों पांचों क्या हैं, ये एक तरीके के एंटीबायोटिक हैं। तो इन 4-5 दवाओं को एक साथ यूज़ कराया जाता है। अब इतनी सारी दवाएं क्या है, पेशेंट खाना नहीं चाहता है, और एक तो लंबे समय तक खाना है उसको ये दवाएं, तो फिर क्या करते हैं, कोई एक आदमी मुतय्यन कर देते हैं कि जब भी इसकी दवा खाने का टाइम होगा तो आप वहाँ पर रह के देखेंगे कि ये दवा खा रहा है कि नहीं खा रहा है। समझ में आ रही बात? यानी एक आदमी उसको ऑब्जर्व करेगा, अपनी निगरानी में उसको दवा खिलवाएगा। अब मान लीजिए हॉस्पिटलाइज है कोई पेशेंट, तो वहाँ पे कोई नर्स है, कोई फार्मासिस्ट है, वो अपनी निगरानी में खिलाएगा कि दवा खा रहा है कि नहीं खा रहा है। यही क्या है, डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी यही है। यानी जो दवाएं हैं उसको खिलाने के लिए कि वो दवा खा रहा है कि नहीं खा रहा है, पूरी निगरानी करके उसको दवा खिलाना, उसको हम लोग बोलते हैं डॉट थेरेपी, यानी डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी। और बैक्टीरिया जो होता है ये क्या, बहुत जल्दी रेजिस्टेंस बना लेता है। ठीक है, क्या करता है, बहुत जल्दी रेजिस्टेंस बना लेता है। इसलिए अगर पेशेंट क्या कोई दवाएं अपनी छोड़ रहा है, खा नहीं रहा है, कोई खुराक छोड़ दिए, तो वो क्या करेगा, जो बैक्टीरिया है वो अपना रेजिस्टेंस बना लेगा। अब दवाएं उस पर क्या है, काम ही नहीं करेंगी। तो इसलिए क्या है, इस पर आदमी लगा दिए जाते हैं कि वो ध्यान देंगे कि ये दवा कहीं फेंक तो नहीं रहा, खा रहा है कि नहीं खा रहा टाइमली। ऐसे ही क्या है, डॉट वर्कर्स। अब जो डॉट वर्कर्स हैं, यानी जो उसके डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहे हैं जाके वो दवा खा रहा है कि नहीं खा रहा है, तो वो क्या करेंगे, शुड वियर ए बेटर मास्क। वो एक अच्छा सा मास्क पहनेंगे, यानी बढ़िया वाला क्वालिटी का, कि अगर मतलब बैक्टीरिया निकले भी तो इसके अंदर न जा पाए वो। तो जैसे कि एक बढ़िया मास्क क्या आता है, N95 मास्क, और जो भी आपको अच्छा मास्क लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही टू टेक मेडिकेशन अंटिल डॉक्टर्स स्टॉप। और ये कह रहे हैं कि जो बीमार है, जो टीबी का पेशेंट है, उसको कहा जाएगा कि आप उस वक्त तक दवा लीजिए जब तक कि आपका डॉक्टर आपको मना ना कर दे। ऐसे ही फार्मासिस्ट शुड इन्फॉर्म द पेशेंट दैट स्टॉपिंग थेरेपी टू सून और नॉट टेकिंग रेगुलरली कैन अलाउ टीबी जर्म्स टू डेवलप रेजिस्टेंस टू ड्रग। ऐसे ही आप उसको समझाएंगे पेशेंट को कि अगर अपनी मर्जी से आप क्या है दवा को रोक दे रहे हैं, या बहुत जल्दी आपने दवा बंद कर दी, समझ में आ रही बात, या रेगुलर बेसिस पे आप दवा नहीं ले रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो टीबी का बैक्टीरिया है, जो जर्म्स हैं, वो क्या हो जाएगा, वो रेजिस्टेंस बना लेगा। क्या करेगा, वो दवा के रिगार्डिंग रेजिस्टेंस बना लेगा। अब उस पर दवा काम नहीं करेगी, तो बहुत हाई लेवल की दवाएं देनी पड़ती हैं। अगर उसका भी रेजिस्टेंस बना लिया तो फिर क्या आपकी जान ले लेगा। तो इसलिए उसको कहेंगे कि आपको दवाएं क्या है, बंद नहीं करनी है और रेगुलर लेनी है। ऐसे ही एक क्लिनिकल टेस्ट शुड बी परफॉर्म्ड टू चेक द ड्रग्स आर इफेक्टिव और नॉट। और क्या है, उसका चेकअप भी होता रहेगा कि दवाएं उस पर काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, इफेक्टिव हैं कि नहीं है। तो उसको कहेंगे कि ये आपको भागना नहीं है, बल्कि अपना चेकअप करवाते रहना है। अब एक बीमारी है क्या, COPD, जिसको आप अच्छे से जानते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। तो फार्मासिस्ट इसमें क्या एडवाइस देगा, तो उसको कहेगा टू अवॉइड एलर्जेंस। आपको उसमें क्या करना है, एलर्जेंस है जो एलर्जी क्रिएट करने वाली चीज़ें हैं उससे आपको बचना है। ऐसे ही क्या कहेगा, टू इनहेल ऑक्सीजन, ज़रूरत पड़ रही है तो ऑक्सीजन को क्या करना है, इनहेल करना है, आती है मशीन है। ऐसे ही क्या, टू अवॉइड माइट्स एंड डस्ट। ऐसे ही जो क्या है, धूल मिट्टी वाली चीज़ें हैं उससे बचना है। ऐसे अगर स्मोकिंग कर रहा है तो उसको कहेंगे कि छोड़ दो आप स्मोकिंग। ऐसे ही क्या, कोल्ड से बचाना है। क्या करना है, कोल्ड से बचाना है। जैसे ठंडी का मौसम अभी बहुत ज़्यादा है, तो आप भी अगर बाहर निकलेंगे ना तो आपकी भी सांस फूलने लग जाता है। क्या होता है, जो स्मूथ मसल्स होते हैं, जब वो उनको ठंडक लगती है या ठंडक महसूस होती है उनको, तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं।
तो जो पेशेंट होता है सीओपीडी, जो पेशेंट है सीओपीडी का, जिसके पहले से ही दिक्कत है, उसका तो पहले ही रास्ता बहुत कम है और सिकुड़ जाएंगी तो बिल्कुल रास्ता बंद हो जाएगा, तो उसको दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसलिए उसको कहेंगे कि ठंडक से अपने आप को बचाना है। ऐसे ही टू एक्सरसाइज रेगुलरली टू मेक स्ट्रॉन्ग हार्ट एंड लंग्स, ऐसे कहेंगे उसको आप रेगुलर बेसिस पे आप एक्सरसाइज करिए ताकि आपका जो हार्ट है और जो लंग्स हैं वो मजबूत रहें। एक्सरसाइज करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं, तो एक फ़ायदा ये भी है, ठीक है। लेकिन ये क्या पहले वो दवाएं अपनी खा के तब एक्सरसाइज करेगा, वरना पता चला कि एक्सरसाइज करने लगा, सांस फूलने लगा, गिर गया धड़ाम से वो, और पता चला कोई है भी नहीं आसपास तो जान भी जा सकती है। तो पहले प्रोफाइलेक्टिक जो ड्रग्स हैं वो ले लेगा, उसके बाद तब ये काम करेगा। ऐसे ही द फार्मासिस्ट विल ट्रेन द पेशेंट ऑन यूज़ ऑफ मेथड डोज इन्हेलर, MDI एंड ड्राई पाउडर इन्हेलर एंड नेबुलाइजर। अभी मैंने बताया ना आपको कि मेथड डोज इन्हेलर जो MDI है तो उसको कैसे यूज़ करेगा, तो उसके बारे में ट्रेंड करेगा, उसको सिखाएगा पेशेंट को। ऐसे ही DPI जो है उसको कैसे यूज़ करना है उसके बारे में सिखाएगा। ऐसे ही जो नेबुलाइजर है उसको कैसे यूज़ करना है उसके बारे में सिखाएगा। अब एक बीमारी और है एड्स, काफ़ी फेमस बीमारी है, हालांकि बहुत ज़्यादा पेशेंट इसके नहीं है, लेकिन ये बीमारी बहुत डेंजरस होती है। इसमें होता क्या है कि आदमी का जो इम्यून सिस्टम है पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाता है, फिर उसके बाद क्या बहुत सारी बीमारियां उसके अंदर आ जाती हैं। इसीलिए जो हम लोग इसको बोलते हैं HIV क्यों बोलते हैं, क्योंकि ह्यूमन का इम्यून सिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक। तो इसमें क्या काउंसलिंग करेगा, तो इफ़ समवन हैज़ सिम्टम्स ऑफ HIV द फार्मासिस्ट एडवाइज हिम फॉर टेस्ट। अगर किसी में क्या है HIV के एड्स के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो उसको फार्मासिस्ट क्या कहेगा कि आप टेस्ट कराइए, अपना चेकअप कराइए, ठीक। उसके बाद इफ़ समवन HIV पॉजिटिव, अगर कोई HIV पॉजिटिव है यानी किसी को हो गया है तो ही शुड डिस्क्लोज द टेस्ट। अगर उसने टेस्ट कराया है तो अपने टेस्ट के बारे में बताएगा, ये नहीं कि शर्मा रहा है कि लोग क्या कहेंगे कि इसको एड्स हो गया, चूँकि अपने यहाँ पे तो उसको बहुत गंदा समझा जाता है। लेकिन अगर वो बताएगा नहीं तो उसके लिए भी जो थोड़ा बहुत इलाज किया जा सकता है वो भी नहीं किया जा पाएगा, और उसकी वजह से फिर क्या कितने लोग और इन्फेक्टेड हो सकते हैं। और फिर अगर वो नहीं बताएगा तो उसके बच्चे वगैरह हैं, उसकी जो बीवी है वो भी तो उसकी वजह से बीमार हो सकती है, वहाँ पे भी तो ये बीमारी ट्रांसफ़र हो सकती है। इसलिए कह रहे हैं कि उसको अपना जो बीमारी अगर मान लीजिए हो गया कोई इन्फेक्टेड तो उसको इनक्लोज करना चाहिए, बता देना चाहिए, ताकि जो उसके बच्चे हैं उसको तो बचाया जा सके, ठीक। तो उसको क्या करें, डिस्क्लोज कर देगा। दिस हेल्प टू टेक PMTCT, तो ये क्या करेगा, PMTCT में हेल्प करेगा। अब PMTCT क्या है, तो प्रिवेंशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, यानी अगर माँ को बीमारी हो गई है तो वो छुपा के नहीं रखेगी। माँ है और उसका कोई छोटा बच्चा है और दूध पी रहा है तो अब बच्चे को तो बचाया जाएगा ना। अभी बच्चे में मान लीजिए बीमारी ट्रांसफ़र नहीं हुई है तो बच्चे को बचाना, अगर माँ छुपा लेगी, बताएगी नहीं बीमारी अपनी, तो फिर क्या होगा, बच्चे में वो बीमारी ट्रांसफ़र हो जाएगी और बच्चे की तो पूरी ज़िंदगी है तो परेशान हो जाएगा, एकदम बहुत पहले ही मर जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर वो अपनी बीमारी को इनक्लोज कर देता है तो बच्चे को तो कम से कम बचाया जा सकता है। उसी को हम लोग बोलते हैं PMTCT, याद रखिएगा, ये 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। और क्या करेगा, तो दी HIV पॉजिटिव मदर शुड बी इन्फॉर्म्ड अबाउट फीडिंग अल्टरनेटिव। तो जो अब ये जो ऐसी माँ है जो पॉजिटिव है, HIV पॉजिटिव है, जिसको बीमारी हो चुकी है, तो उसको ये कहा जाएगा कि आप अपने बच्चे को दूध पिलाने का कोई दूसरा तरीका ढूंढिए, यानी कोई दूसरी औरत को, दाई को ढूंढ लीजिए ताकि वो दूध पिलाए उसको, या बोतल फीडिंग करिए जैसे भी, लेकिन अपने दूध से उसको बचाना है ताकि बीमारी उधर ट्रांसफ़र ना हो। ऐसे ही द पेशेंट शुड बी एडवाइज फॉर ARV थेरेपी, और जो पेशेंट हैं उसको कहेंगे कि ARV थेरेपी लेना चाहिए। ARV थेरेपी का मतलब होता है एंटी रिट्रोवायरस दवाएं आती हैं, अमांटाडीन, रिमांटाडीन और भी बहुत सारी इस टाइप की दवाएं हैं। तो एंटी रिट्रोवायरस जो दवाएं हैं उसको क्या कहेंगे कि आप वो लीजिए। ऐसे ही क्या, द पेशेंट शुड फॉलो द डायरेक्शंस ऑफ डॉक्टर्स, और जो बीमार है तो उसको चाहिए कि वो जो डॉक्टर लोग उसको परामर्श दे रहे हैं, जो एडवाइस दे रहे हैं, जो डायरेक्शन दे रहे हैं, उसको फॉलो करें। ये जो आपका टॉपिक था यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर ये हमारी कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।